हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन इज डिफिकल्ट। तो उसके जो भी रीजन थे 4 या 5 रीजंस वो हमने डिस्कस कर लिए। अब वो रीजन हमें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आज से हमें भी पता है कि डिफिकल्ट है, फिर भी हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो टाइटल दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन। तो सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन आ रहा है, मान लो कि एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन में Cl को हटा के हमें OH लाना है, मतलब फिनॉल बनाना है। और एक प्रोसेस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड दैट इज डाउ प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अभी ये फिनॉल की जो प्रिपरेशन है वो हमारे लिए हेलोअरीन की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। तो दोनों चैप्टर का टॉपिक आ रहा है, तो अच्छी तरह पढ़ लेना। कि क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन के साथ हमें NaOH डालना है, NaOH, और कंसंट्रेशन है 6 to 8%, क्लियर। और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई लेना है। प्रेशर जो है वो अराउंड 300 atm है और टेम्परेचर है अराउंड 600 समथिंग है, एक्सेप्ट में 623 केल्विन, 623 केल्विन, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें NaCl निकलता है, NaCl, और साथ में वाटर भी निकलता है। और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। डायरेक्ट फिनॉल नहीं है यहाँ पे, ONA, एंड दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। पहले सोडियम फिनॉक्साइड, और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है उसमें लास्ट में डाइल्यूट HCl आपको डालना है, जिससे यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकल जाएगा, दैट इज माइनस NaCl, एंड फाइनली वी हैव फिनॉल, फाइनली वी हैव फिनॉल OH। तो एक्चुअल प्रोसेस ऐसे है, ओके। और ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डाउ प्रोसेस। तो अभी सेम माइंड में सेट कर लो, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उसमें फिनॉल की जो प्रिपरेशन आएगी वो डाउ प्रोसेस है। तो अभी ये रिएक्शन आपका क्लियर हो गया, मतलब हेलोअरीन की केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई और फिनॉल की प्रिपरेशन भी हो गई, क्लियर। यहाँ पे सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड होता है, और एक प्रोसेस में दिक्कत भी आती है, क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो बीच में प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है वो 100% फिनॉल में कन्वर्ट नहीं होता, उसका थोड़ा पार्ट वापस क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कर देता है, ओके। और उससे क्या होगा वो आपको पता है। तो जैसे अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ये सब पढ़ेंगे। मान लो कि ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ओके, और इसका थोड़ा जो पार्ट है वो क्लोरोबेंजीन के साथ भी रिएक्ट कर देता है। अब इससे होगा क्या मुझे बताओ, यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकल जाएंगे, तो फाइनली हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलती है एंड दैट इज ईथर, और इसको ईथर बोलते हैं। अब ये सब आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि जो सोडियम फिनॉक्साइड है वो क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करता है और हमें डाइफिनाइल ईथर मिलता है, डाइफिनाइल ईथर। आप बोलोगे अच्छा है ना सर, फिनॉल के साथ साथ एक और प्रोडक्ट, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी, फिनॉल का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड ही फिनॉल देता है। अब उसका हिस्सा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो वी आर इंटरेस्टेड इन फिनॉल नॉट डाइफिनाइल ईथर। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू ली-चैटेलियर प्रिंसिपल, और उसमें वो लोग पहले से ही डाइफिनाइल ईथर डाल देते हैं वेसल में, इससे रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने डाइफिनाइल ईथर बढ़ा दिया। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होगा कि सिस्टम को ईथर का प्रोपोर्शन कम करना है, तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, और रिवर्स रिएक्शन से क्या मिलेगा, ये दोनों वापस मिलेंगे, तो सोडियम फिनॉक्साइड आगे फिनॉल में यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये सब बातें फिनॉल में है, फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है फिनॉल के लिए। अभी हमारे पास एक हेलोअरीन की केमिकल प्रॉपर्टी,
ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके दिमाग में और ब्लड में आ जाना चाहिए। क्लियर? तो इस बेस पे रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब तो हमें हाई लिया ही है। अब मान लो कि बॉन्ड को वीक करना है आपको, मान लो कि टेम्परेचर, प्रेशर थोड़ा कम रखना है और ये बॉन्ड को वीक करना है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो हेलोअरीन है उसमें एक दूसरा ग्रुप भी होना चाहिए, like NO2CN, like this, and all are electron withdrawing group। ठीक है, तो वो सारे रिएक्शन भी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। और उससे बेनिफिट क्या होगा हमें, तो ये जो कंडीशन है, ड्रास्टिक कंडीशन, वो थोड़ी माइनर हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर आप जितना ज्यादा लोगे उतना इकोनॉमिकली आप सोचोगे तो एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा रहेगा, तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये सब इश्यू होते हैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो लोग ट्राई करते हैं कि चलो हमें Cl को हटा के OH ही लाना है, तो कोई बात नहीं, फिनॉल की जगह फिनॉल का डेरिवेटिव मिलेगा, उससे क्या है, ठीक है, लेकिन वो इकोनॉमिकली सोचते हैं। तो ऐसे रिएक्शन भी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक कंडीशन माइंड में सेट कर दो कि दो स्टेप का रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली। पहले स्टेप में ये लिखता है, दूसरे स्टेप में डायरेक्ट ऐसे है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दे दिया हुआ, लेकिन दोनों स्टेप कंबाइन करके लिखते हैं 1 and 2। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के लिख रहे हैं, तो इसका फोटो निकाल देना। ओके, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो उसके बेस पे NO2 का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो मान लो कि एक क्लोरोबेंजीन है, ओके, यहां पर मैंने पैरा के नाइट्रो ग्रुप डाल दिया EWG, ओके, और उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, तो सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप देखो टेक्स्ट बुक में है, तो टेम्परेचर हो जाएगा जो 623 था उसकी जगह जस्ट 433 के लिखेंगे, 433 केल्विन। और हाँ, NaOH को डालते हैं NaOH, और दूसरा हम डालते हैं डाइल्यूट HCl, सेकंड स्टेप है। हाँ, तो अभी मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ यहाँ पे रिएक्शन, तो ये Cl है उसकी जगह को आ जाएगा OH, NO2 as it is, there is no change। बस कंडीशन पे फोकस करो। और ए हेलोअरीन का पार्ट ही है और एक फिनॉल का डेरिवेटिव है। इसका IUPAC हम लिखने जाओगे तो क्लोरो है वो भी प्रीफिक्स में है, नाइट्रो है वो भी प्रीफिक्स में है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्लोरो मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका IUPAC रहेगा, सॉरी 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ऐसा लिख सकते हो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। और सामने क्या लिखोगे, फिनॉल का डेरिवेटिव है, फिनॉल का ही डेरिवेटिव है, सो 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो फिनॉल, 4 नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो एक रिएक्शन हमारा टेक्स्ट बुक में ये दिया है। टेम्परेचर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो टेंशन मत लेना, लेकिन इनिशियल जो डाउन में था उससे कम होना चाहिए। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक NO2 ग्रुप मैं ऑर्थो पे डाल रहा हूँ और एक पैरा, मतलब दो जगह से इफेक्ट आएगी। अब मुझे बताओ तो इसमें तो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो और भी लाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 433 की जगह 368 हो, ओके, और डाइल्यूट HCl, और फिर से और बॉन्ड वीक हो गया, और बॉन्ड वीक हो जाएगा तो रिप्लेसमेंट इजी हो जाएगा, तो ये NO2 और यहाँ पे NO2 हो जाएगा। ओके, इसका नेम बनेगा हमारा 1 2 3 4 2 4 डाइनाइट्रो, 2 4 डाइनाइट्रो फिनॉल, और इसका बनेगा क्लोरो और नाइट्रो है, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 1 2 3 4 2 4 डाइनाइट्रो
नाइट्रोबेंजीन। ओके, और थर्ड में मान लो कि हमने नाइट्रो ऑर्थो में भी रखा और ये पैरा में भी रखा और दूसरा ऑर्थो यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आप देखो 3 NO2 ग्रुप है, तो NaOH की भी जरूरत है, डायरेक्ट बॉन्ड H2O से रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो गर्म पानी डायरेक्ट और डायरेक्ट हमें रिएक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, और एक NO2 और NO2 और इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड विदाउट COOH। नॉर्मली ऑर्गेनिक के जो भी एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड मस्ट कंटेन COOH ग्रुप, लेकिन एग्जांपल आप माइंड में सेट कर दो, ऑर्गेनिक में एक एसिड ऐसा भी है जिसका नाम एसिड है पिक्रिक एसिड, बट डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप, तो क्लियर होना चाहिए। ओके, वैसे तीन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन में आपने नोट डाउन किया होगा ऑर्थो और पैरा पे जब नाइट्रो होता है तभी रिएक्शन होता है, मेटा पे नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया है। ओके, लेकिन अभी मैं इतना बोल सकता हूं कि जब ऑर्थो पैरा पे होता है तो जो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस उसमें ऑर्थो पैरा पे ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो उसको स्टेबलाइज करता है, क्योंकि बेसिकली आप देखो बहुत डिटेल में है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अभी आपको इतना ही याद रखना है। जैसे क्लोरीन है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप है NO2 कैसे होता है वो भी पता होना चाहिए, ऐसे होता है, और यहाँ पे N+, ये एक्चुअली है पैरा पे मैंने लिया है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, फिर एक मूवमेंट यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, फिर यहाँ से इधर के इलेक्ट्रॉन आ जाता है, शिफ्टिंग हो रहा है, तो पूरा मतलब यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे यहाँ जाता है। इन शॉर्ट ये जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप, वो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे घूम रहा है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। ऑर्थो पैरा पे पॉसिबल है, मेटा पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डिटेल में टेक्स्ट बुक में दिया है, आप एक बार थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन इतना याद रखो ऑर्थो पैरा पे NO2 ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है, जो घूम रहा है वो रेजोनेंस से, और मेटा पे पॉसिबल नहीं है और इसीलिए मेटा पे रिएक्शन नहीं होता। क्लियर? ये रीजन थोड़ा आप देख लें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाद में अभी जो रिएक्शन में पढ़ा उसमें ऐसा न्यूक्लियोफाइल OH था, आप दूसरे न्यूक्लियोफाइल के अंदर डाल सकते हैं। जो टेक्स्ट बुक में रिएक्शन दिए नहीं है, फिर भी 2-3 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इसका एक फोटो ले लेना। दूसरे टेक्स्ट बुक में तो ज्यादा दिए नहीं है, क्योंकि OH वाला ही दिया है, बिकॉज फिनॉल जो है वो आगे आपको पढ़ना है, तो आगे जो भी रिएक्शन यूज होंगे उस हिसाब से यहाँ पे रिएक्शन दिए हैं। तो आगे में फिनॉल पढ़ना है, उसके बाद मान लो कि हमें एनिलीन पढ़ना है, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लाना है, तो वो भी हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि क्लोरोबेंजीन है, इसमें हम NaNH2 डालते हैं, NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड इनएमिबल, तभी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, तो यहाँ से Cl, यहाँ से N निकल जाएगा, दैट इज -NaCl, और यहाँ पे हमें एनिलीन मिलेगा। ये भी एक रिएक्शन आप माइंड में रखना, क्योंकि एनिलीन हमें आगे पढ़ना है, जैसे फिनॉल पढ़ना है वैसे एनिलीन भी पढ़ना है, तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन भी बना सकते हैं। ओके, बाद में एक क्लोरोबेंजीन है सपोज, ठीक है, उसमें आप CuCl डाल दो, CuCl टेम्परेचर थोड़ा हाई लेना पड़ेगा, तो ACl कॉपर के साथ चला जाएगा, दैट इज -CuCl है। तो यहाँ पे आपको एक नई प्रोडक्ट मिलेगी, दैट इज साइक्लोबेंजीन, ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, या तो बेंजोनाइट्राइड। ठीक है, तो ये भी हम बना सकते हैं। तो ये Cl ग्रुप हमने डाल दिया। बाद में दूसरा एनिलीन का एक रिएक्शन है, इसमें क्लोरोबेंजीन जो है वो आपको 2 मोल्स देने पड़ते हैं, और एमोनिया जो है उसमें भी 2 मोल्स है। ठीक है, एमोनिया के भी 2 मोल्स, क्लोरोबेंजीन के भी 2 मोल्स है, और यहाँ पे आपको 2 मोल एनिलीन के मिलते हैं। ये भी रिएक्शन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं।
Cu2O कंडीशन है, यस, और यहाँ से निकल जाता है CuCl और साथ में बाय प्रोडक्ट है H2O। इस सब टेक्स्ट बुक में है रिएक्शन, फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मेन फिनॉल वाला रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आगे हमने पढ़ा था, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो NO2 ग्रुप की जो इफेक्ट है वो थोड़ी आपको एक बार स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने आपको जो PDF दिया है उसमें तो ये सब बातें रहेगी, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल होगा पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके जो पाई के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते हैं उसके वो रिंग जो है वहां से रिप्लेसमेंट होगा, तो ये पता होना चाहिए। अभी जो हमने पढ़ा उसमें Cl को हटाया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जो बेंजीन की जो रिंग है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको हटाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।